पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का रिजल्ट आया और इन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड और बोनस दिया। एनुअल रिजल्ट 25 रुपये का डिविडेंड और 50% बोनस। अब तो ये एक्स हो चुका है, थोड़ी सी असेसमेंट लेट हो चुकी है, बहरहाल फिर भी फ्यूचर के लिए देख लेते हैं, इसका तज्जिया कर लेते हैं। अब इसका जब ये रिज़ल्ट आया तो हम रिज़ल्ट को उस हिसाब से असेस करते हैं कि रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा कम हुआ और ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ, लेकिन प्रॉफिट फॉर द ईयर ज़्यादा हुआ है क्योंकि अदर इनकम ज़्यादा हुई होगी। इनकी सब्सिडरीज भी हैं, वहाँ से इनकम आई और 36 के मुकाबले में 37 रुपये की इसकी ईपीएस बनी। तो बाकी तफसील हम इसकी ट्रेंड में जाके देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं वो प्लीज ना देखें। अच्छा जी, तो ये देखें जी, पीएनएससी का अगर ट्रेंड देखें तो पिछले क्वार्टर में सेल्स काफ़ी कम हो गई थी, इस दफ़ा बेहतर हुई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट Q1 Q2 में काफ़ी ज़्यादा था। अब पता नहीं इनकी बिजनेस नेचर जो है वो कहाँ पे कोई सीजनल है क्या, उसका हमें इतना आइडिया नहीं है। और नेट प्रॉफिट इस दफ़ा काफ़ी बेहतर रहा और ओवरऑल ठीक रहा। तो 23 में भी इसकी ईपीएस 36 रुपये थी, 24 में 37 रुपये है। 23 में डिविडेंड कम था, इस मरतबा डिविडेंड भी ज़्यादा दिया और बोनस भी दिया। देखिए बोनस तो हम आपको बता चुके हैं, गवर्नमेंट एंटिटी है हमारी ने भी इसीलिए दिया और इन्होंने भी दिया कि कुछ किए बगैर ही टैक्स हुकूमत को मिल जाएगा। तो ये इन्होंने एक वजह है कि बोनस दिया। अब हम चल के देखते हैं कि आज के रेट पे इसकी डिविडेंड यील्ड और प्राइस अर्निंग कितनी बनती है, क्योंकि अब एक्स भी हो गया ना, और एक्स जब हो गया तो फिर पिछले साल के ईपीएस को भी हमें कम करना पड़ेगा। बल्कि यहीं से देखते हैं ना कि अब यहाँ पे ईपीएस आ रही है इसकी 37 रुपये, ठीक है। अब 37 रुपये 50% बोनस देने के बाद कितनी बनेगी, इसको 1.5 से डिवाइड कर लें। तो अब इसी तरीके से अगर इनकी कमाई चलती रही तो अगले साल ये 25 रुपये की इनकी ईपीएस बनेगी। और अगर ऐसा ही अच्छा पे आउट दिया, लेकिन अज्यूम करते हैं कि 25 रुपये की ईपीएस के साथ 25 रुपये का डिविडेंड देंगे, तो 25 रुपये का जो डिविडेंड है वो इस रेट पे वो बनेगा तकरीबन 9% डिविडेंड यील्ड बनती है। और 25 रुपये जो है वो प्राइस अर्निंग भी देखा जाए तो 11 रुपये बनती है। तो प्राइस अर्निंग के हवाले से भी वैसे तो ज़्यादा है और डिविडेंड यील्ड के हवाले से भी कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ये शेयर वैसे ना पिछले कुछ अरसे में बहुत ऊपर निकल गया है। ये तो चले बोनस का इम्पैक्ट आ गया ना यहाँ, उससे पहले अगर देखा जाए तो भी ये 300-400 के आसपास पहुंच गया था, काफी ऊपर निकल गया है। अब इसकी थोड़ी सी ना वजह देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह है क्या। सबसे पहली वजह तो ये है कि इसकी ये गवर्नमेंट की एंटिटी है और इसका फ्री फ्लोट बहुत कम है, यानी कि बहुत ही कम लोगों के पास ये शेयर है। और जिनके पास है उन्होंने भी इसको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया होगा, फिर उन्होंने उनका मार्केट में इंटरेस्ट नहीं था बेचने का और ख़रीदार बीच में आते गए होंगे, इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा और उसकी वजह से ये बहुत ऊपर निकल गया है। ज़रूरी नहीं होता कि हर शेयर में गेम ही चले, कई दफ़ा होता है कि किसी शेयर में बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो और वो उसकी होल्डिंग ज़्यादा जेन्युइन इन्वेस्टर्स के पास हो, तो वो बायर ज़्यादा हो जाए मार्केट में तो फिर वो ऊपर निकल जाता है। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस शेयर में जो अगर बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ किसी टाइम पे तो वो क्यों हुआ। एनुअल रिपोर्ट भी हम थोड़ी खोल लेते हैं इसकी। अच्छा, बल्कि यहीं से देख लेना इसका, अब यहाँ पे ना आगे कंसोलिडेटेड अर्निंग भी आ रही है। तो इसकी कंसोलिडेटेड अर्निंग बहुत ज़बरदस्त है, वैसे तो पिछले साल ज़्यादा थी, 227 रुपये थी, लेकिन फिर भी 153 रुपये भी बहुत है। तो कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छा है। अब इसका जाके ना एक मरतबा ना हम बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी कंपनी की ना इक्विटी देखते हैं, लेकिन इस वक्त हम कंसोलिडेटेड इक्विटी देखेंगे, हमें इंडिविजुअल इक्विटी नहीं चाहिए। अब कंसोलिडेटेड इक्विटी जो है अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे ये जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में जो आ रहा होता है ना, यहाँ पे लिखा होता है इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी, वो देखना होता है।
तो वो है जी, अगर कितना है जी, तकरीबन 87 बिलियन है, तो 87 बिलियन वो हो जाएगी। और अगर हम इसके शेयर्स देखें, इसके शेयर्स आ रहे हैं यहाँ पे 198 मिलियन, लेकिन अब वो 50% बोनस भी दे दिया है, तो ये तकरीबन 297 मिलियन हो जाएंगे। तो 87 बिलियन जो इक्विटी है उसको अगर हम 297 मिलियन शेयर से डिवाइड करें तो वैल्यू आती है 292 रुपये। अब ये 292 के आसपास ही है। असल में चक्कर ये है कि आपको पता है कि हुकूमत जो है अपनी स्टेट ओन्ड एंटिटीज को प्राइवेटाइज करने का इरादा रखता है, और ये भी उसमें शामिल है, कहीं ना कहीं इसका नंबर भी आ सकता है। तो हमें लगता है कि ये रीज़न था बेसिकली कि पिछले कुछ अरसे में इसमें बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ और ये इतना ऊपर आ गया। खास तौर पे ये वाला जो पोर्शन था ना यहाँ पे, ये 150 से 300 पे बड़ी जल्दी आ गया था, ये वो वाला टाइम था। उसके बाद इतना ज़्यादा फिर वहीं पे स्टेबल ही रहा। लेकिन अब हमने देखना है कि भाई अब तो बुक वैल्यू तकरीबन बन रही है 300 रुपये और उसके आसपास ही है। तो क्या अगर हुकूमत बेचेगी, वो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही बेचेगी, तो इसमें इतना कोई फायदा होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। लेकिन जो इसमें समझने की बात यह है ना कि देखें, अगर हुकूमत वाकई में ये एंटिटी बेचती है तो वो जरूरी नहीं अपनी बुक वैल्यू पे बेचे। वो उसके कई तरीके होते हैं। अगर एक कंपनी अप एंड रनिंग है, अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है, तो उसके कुछ फ्यूचर कैश फ्लोज वगैरह निकाल के, फ्यूचर अर्निंग्स निकाल के एक वैल्यू निकाली जाती है और फिर उस पे उसके हिसाब से उसको बेचा जाता है। अब देखें, अगर ये कंपनी, इसने अगर इस साल में 152 रुपए की कंसोलिडेटेड अर्निंग शो की है और अगर अगले साल भी ये 152 रुपए की अर्निंग कमा पाती है, तो फिर इसकी एक साल के बाद इक्विटी इसकी हो जाएगी 450। तो कहीं ना कहीं पे उन चीजों को, अगर हुकूमत ने इसको बेचना हुआ तो हुकूमत उन चीजों को देख के बेचेगी, प्राइस इसकी उस हिसाब से लगेगी। इसकी प्राइस कोई 300 रुपये नहीं लगेगी। और अगर एसेट्स को भी इनके देखें तो देखें, इनके पास शिप्स वगैरह होंगी ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में शिप्स आ रही होंगी, और यहाँ पे लिखा होगा सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ। अब हो सकता है कि इन्होंने अपने शिप्स वगैरह को कोई रीवैल्यू भी सही तरीके से ना किया हो, यानी कि उनकी रियल वैल्यू कुछ और हो, जो बुक्स में आ रही है वो कम हो, असल में वो ज़्यादा हो, महंगे हों। ये बल्कि हम जाके अनकंसोलिडेटेड से देखते हैं। अच्छा, अनकंसोलिडेटेड इनके आगे हैं 40। अब यहाँ पे आ रहे हैं इनके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3095 में। इनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। और इधर वही ना, रीवैल्यूएशन कोई ख़ास नहीं आ रही, 7.7 जाके देख लेते हैं। इनके जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं 7 नंबर पे। अब ये देखें जी, इनकी जो है यहाँ पे वेसल्स हैं, डिफरेंट हैं। अब वो जिस भी नेट बुक वैल्यू, जो भी एक तरीका होता है डेप्रिसिएट कर रहे हैं उसको, लेकिन यहाँ से ये क्लियर नहीं है कि इनकी जो वैल्यू आ रही है, ये कंसोलिडेटेड में आ रहे हैं, तो ये कोई नहीं पता कि जो इनकी वैल्यू आ रही है ये फेयर मार्केट वैल्यू है या वो जब बेचने जाएंगे तो ये ज़्यादा लगेगी। तो उस हवाले से अगर कभी कहीं कोई कल को ये वाकई में बिकने जाता है तो इसमें पोटेंशियल है कि यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है। और अगर ये नहीं बिकने जाता तो भी इसकी अर्निंग और डिविडेंड मुनासिब है। और अगर पता लगता है कि ये बिल्कुल नहीं बिक रहा तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है। बहरहाल हमने इसमें, जब ये वाला उसका पीरियड था 150 से 200 वाला, हमने इसमें वहाँ पे कुछ कमाए थे और उसके बाद भी थोड़े थोड़े हमने इसमें कमाए हैं, और रिजल्ट आने से पहले भी हमारे पास 100-200 पड़े थे, तो वहाँ से हमने कुछ गेन हासिल किया है। लेकिन हमने इसमें बस थोड़े से लेके वो लॉन्ग टर्म के हिसाब में रखे हुए हैं। तो बहरहाल ये एक एनालिसिस था, कोई इतना ज़्यादा ना इसकी तरफ कोई बहुत हाई लेवल की तवज्जो है, ना कोई ऐसी बात है कि इससे दूर रहें। अगर कोई देखना चाहे तो फिर देख ले। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।